Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले उसका नाम है फ्रोज़न शोल्डर। आज हम जानेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है, इसकी पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और इसके जो टेस्ट एंड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन वो क्या है और इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रोज़न शोल्डर पे बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, फ्रोज़न शोल्डर यानी कि आपके शोल्डर जॉइंट का स्टक हो जाना, इसका जाम हो जाना, इसकी जो मूवमेंट है उसका रिस्ट्रिक्टेड हो जाना। और इसमें क्या होता है, आपका जो शोल्डर जॉइंट है इसमें इसकी जो मोबिलिटी है, इसकी जो मूवमेंट है वो उसकी रुक जाती है और इसकी जो रोटेशन है वो भी स्टक हो जाती है। अब ये बेसिकली जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, ये तीन इसमें जो बोन है वो मेजर रोल प्ले करती हैं और मिलके एक जॉइंट बनाती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है स्कैपुला बोन, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे ये क्लेविकल बोन आ जाती है, और जो थर्ड पे ये जो हमारी ह्यूमरस बोन है, इसका जो बेसिकली हेड है और ये स्कैपुला बोन की जो सॉकेट है या कैप्सूल है उसके अंदर जो है ये मूव करता है और इसकी जो रोटेशन है वो इसकी कैप्सूल के अंदर ही होती है। और ये जो फ्रोज़न शोल्डर है इसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ये इसी वजह से कैप्सुलाइटिस कहते हैं। जो कैप्सूल है, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कैप्सूल, उसको हम जो है वो कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा एडेसिव का मतलब किसी चीज़ का जाम हो जाना, किसी चीज़ का मूवमेंट का स्टक हो जाना, रुक जाना, इसलिए इसका जो नाम है वो एडेसिव कैप्सुलाइटिस है। इसके अलावा इसकी जो क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो है बहुत सारे इसमें 5 से 6 इसमें बुरसा होते हैं। बुरसा आप ये समझिए कि फ्लूइड लाइक सैग होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं ऑल अराउंड द जॉइंट। इसका जो मेन जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो आपके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं या आपके जॉइंट की जो टेंडन है या आपकी जो बोन है उसको प्रोटेक्शन देना, और जो है इसके अलावा शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे भी काम करते हैं, और जो आपका जो जॉइंट है इसकी जो वियर टियर है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो जब बुरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनके बुरसाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बुरसा, तो उस वजह से भी जो आपका जो जॉइंट है इसकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो स्टक हो जाती है। और इस मेडिकल कंडीशन को हम जो है फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम फ्रोज़न शोल्डर की जो स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इसकी 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब स्टेज 1 में क्या होता है, इसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि आपका जो, जैसे नाम से ज़ाहिर है, किसी चीज़ का जम जाना, फ्रीज़ हो जाना, तो आपका जो जॉइंट है ये टोटली तौर पे जो है वो फ्रीज़ हो जाता है और इसकी जो मूवमेंट है वो स्टक हो जाती है, और इसकी जो रोटेशन है और इसकी जो मोबिलिटी है वो इसकी स्टक हो जाती है और पेशेंट इसको मूव नहीं कर पाता। और जिसकी जो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी सीवियर इसमें सिम्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और इसमें काफ़ी पेन होती है। अभी जो सेकंड स्टेज है वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, जो आपका आर्म है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लेता है, थोड़ा बहुत आप इसे हटा लेते हैं और इसको मूव कर लेते हैं, बट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं होती और शोल्डर आपका जो है वो आप यूँ समझ लें कि 50% आपका स्टक होता है। और इसके साथ जो आपकी जो मस्कुलर स्टिफनेस है, जो शोल्डर की स्टिफनेस जो है वो बरकरार रहती है, और साथ ही साथ जो है उसमें जो है कांस्टेंट पेन रहता है। अभी हम जो थर्ड स्टेज है, थाइंग स्टेज पे बात कर लें। जो थाइंग स्टेज है इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो आर्म की मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 70 to 80% जो है इसमें मूवमेंट आपकी जो शोल्डर जॉइंट की वो होना शुरू हो जाती है, और उसमें जो ग्रेजुअल जो है पेन में जो इंटेंसिटी ऑफ द पेन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है, बट ये है कि ये इसकी जो थर्ड स्टेज है वो रिकवरी की तरफ जा रही होती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम फ्रोज़न शोल्डर की जो है वो इसकी जो पॉसिबल काजेज़ हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो जनरल जो इसकी जो काजेज़ हैं, लीडिंग काजेज़ हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो इसकी नंबर 1 इसकी जो काज है वो शोल्डर इंजरी। अगर आपके शोल्डर पे कोई इंजरी हो गई है, कोई इसमें क्या कहते हैं, कोई आपका खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या किसी वजह से उसमें स्प्रेशन हुआ है, या बहुत ज़्यादा हैवी आपने कोई चीज़ जैसे कोई
लोग आटे का, गंदम का या कोई भी गट्टू जो है उठा लेते हैं, और जनरली आपने देखा है वो अक्सर शोल्डर पे उठाते हैं, तो उस वजह से आपका जो जॉइंट है उसका कंप्रेशन हुआ है, तो उस वजह से भी आपको जो है वो फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है और साथ स्फीयर पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है आपका जो शोल्डर है उसकी अगर कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, उसके बाद भी फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो थर्ड नंबर पे है वो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी भी आ जाती है। अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको जो है फ्रोज़न शोल्डर की जो है वो सिम्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये, और साथ जो नेक पेन है, समटाइम जो आपका जो नेक पेन और जो शुरू के जो मोरे हैं इसमें अगर पेन होता है तो वही ट्रैवल करता हुआ इन्फ्लेमेशन ट्रैवल करके आपके जॉइंट में भी आ जाती है और आपका जो जॉइंट है वो स्टक कर जाता है। इसके अलावा बुर्साइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द बुरसा है वो भी इसकी एक जो है मेजर काज है। इसके अलावा हम थोड़े से रिस्क फैक्टर पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो जिन लोगों में एज फैक्टर जिनका ज़्यादा है, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा है, अबव 50 हैं, उनमें चूँकि ऑस्टियोपोरोसिस का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, उनकी हड्डियाँ और जॉइंट जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी जनरली होना शुरू हो जाती है। उस वजह से जो है वो उनमें पॉसिबिलिटी है और रिस्क फैक्टर है कि उनको जो फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या पार्किंसन डिजीज़ हैं, उसमें भी ये जो है प्रॉब्लम आ सकता है आपको फ्रोज़न शोल्डर का। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं या आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है तो उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें भी ज़्यादा चांसेस हैं और रिस्क फैक्टर हैं कि उन्हें फ्रोज़न शोल्डर के होने के चांसेस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम इसकी लीडिंग सिम्टम पे बात कर लेते हैं कि हम जो फ्रोज़न शोल्डर की या एडेसिव कैप्सुलाइटिस की जो है लीडिंग सिम्टम इसमें क्या है। तो सबसे जो पहली इसकी सिम्टम है वो है आपकी स्वेयर पेन, यानी कि आपका जो जॉइंट है, चाहे आपका राइट है या आपका लेफ्ट है, जिसमें भी फ्रोज़न शोल्डर हुआ है उसमें स्वेयर पेन होगा और उसकी जो मोबिलिटी है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ जो है रिस्ट्रिक्टेड मोशन होगा और इसमें लैक ऑफ मोबिलिटी देखने में आती है और साथ स्वेयर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और पेशेंट अपने बाजू को मूव नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे इसमें मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि आपके जो मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें तनाव आ जाता है और उसमें साथ जो है वो पेन रहता है। इसके अलावा इसमें एक और सिम्टम जो है डेवलप होती है, उसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी टू मूव जॉइंट, यानी कि आपकी जो जॉइंट की मूवमेंट है वो बिल्कुल ही वो नहीं हो पाती और साथ स्फीयर पेन होता है। तो जनरली ये जो सिम्टम है ये इसकी देखने में आई हैं। फ्रेंड्स, अभी हम फ्रोज़न शोल्डर की जो डायग्नोसिस है उस पर हम बात कर लेते हैं, यानी कि टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन पे किसके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जनरली हम करवाते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सरे और दूसरा MRI हम करवाते हैं। तो इन दो जो है वो टेस्ट के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि जॉइंट में क्या प्रॉब्लम है उसके, यानी कि मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है या बुर्साइटिस हुआ है या कैप्सुलाइटिस हुआ है, जो भी इशू होता है इसमें डायग्नोस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। Friends, now let's talk about the homeopathic medical treatment. In homeopathy, there are numerous homeopathic medicine which are being used according to the sign and symptom of the disease. अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की हम जो ओवरऑल इसकी जो सिम्टम लेके और उसकी कंडीशन को देख के उसके जो ड्यूरेशन है और वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका जो एग्रीवेशन है और जो सारी उसकी जो हिस्ट्री लेके क्लिनिकल हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसी के मुताबिक जो हम मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देते हैं। बट इन जनरल मैं यहाँ पे दो मेन मेडिसिन को मेंशन करूँगा। जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है रूटा 1M, ये डाइल्यूशन फॉर्म में है। इसकी डोजेज मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। इसे आप ट्वाइस अ वीक आप लें, यानी कि 3 डेज के गैप के साथ, और फॉलोड बाय रिस्टाक्स 1M। जो रिस्टाक्स 1M है वो भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उसकी भी डोजेज सेम है। इसकी 2 ड्रॉप्स आपने डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी जो रिस्टाक्स और रूटा जो है ये हमारे जो जॉइंट्स के लिए और जो उसके टेंडन है या जो जॉइंट्स की जो इन्फ्लेमेशन या स्वेरिटी या स्टकनेस, इस पे इसका बहुत ही अच्छा असर है। ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिकली कुछ और मेडिसिन भी हम इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे अगर हमारा जो है वो राइट शोल्डर जो है वो स्टक कर गया है और उसमें फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो उसके लिए हम सेंगोनेरिया कैन जो है 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। तो जनरली इसकी 2 ड्रॉप्स जो है इसके मॉर्निंग एंड इवनिंग हम लेते हैं। डायरेक्टली टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर लेफ्ट जॉइंट में यानी कि शोल्डर जॉइंट में अगर पेन है या फ्रोजन शोल्डर है
तो इसके लिए हम फेरमेट जो है वो 200 पोटेंसी में यूज़ करवाते हैं। इसे दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है और सेम इसकी डोजेज हैं और वही प्रोसीजर है। 2 ड्रॉप्स डाइक्लोटांग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ कार्डिक इशू है या आपकी जो पेन है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो रेडिएट कर रही है या आर्म तक आ रही है आपकी, और उसमें जो दर्द है लेट से आपके जो शोल्डर और प्लस जो है आपके हार्ट और ये रेडिएट करके आ रहा है, तो अगर इस तरह की साथ सिम्टम आ रही हैं तो हम फिर जो स्पाइजेरिया 200 मेडिसिन जो है वो साथ यूज़ करवाते हैं और जनरली इसे 1 से 2 बार दिन में लिया जा सकता है। तो और इसके अलावा साथ हम क्या करते हैं, एक मसाज ऑयल आता है जिसे हम अर्निका ऑयल कहते हैं। ये अर्निका ऑयल 2 किस्म का होता है, एक मैं क्लियर कर दूं, एक बालों के लिए होता है और एक मसाज ऑयल आता है। तो आपने अर्निका मसाज ऑयल लेना है और इसका एक्सटर्नली एप्लीकेशन आपने करनी है शोल्डर के ऊपर। दिन में 1 से 2 बार इसे एक्सटर्नली लगाया जा सकता है, तो ये लगाएं। और इसके साथ जो है फिजियोथेरेपी है, यानी कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ ठीक से, वो आप देख लें और साथ वो एक्सरसाइजेज जो है उसको फॉलो करें, फिजियोथेरेपी करें, साथ ऑयल एक्सटर्नली लगाएं और मेडिसिन लें। तो ये बेसिकली एक पूरा एक कम्बिनेशन है, ये आप जब यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।